गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सोनी। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 10 स्टार्ट करूंगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और नेक्स्ट है कोरोजन। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट को पास करते हो उसकी मोल्टन और उसकी एक्वस स्टेट में, तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो देखिए, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, और जब इसमें करंट फ्लो करते हो तो ये क्या होता है आपका इस तरीके से A+ और B- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इसके आयनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन। ये कैटायन जो होते हैं वो एक्चुअल में सॉल्यूशन में एक्चुअल में ये आपके कैटायन जो है वो आपका कैथोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। एनायन जो है वो आपके सॉल्यूशन में एनोड की तरफ मूव करते हैं, और ये एनोड पे क्या करते हैं, एनोड पे अपना एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर देते हैं। क्लियर? और ये कैटायन जो है वो कैथोड पे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनायन जो है वो आपका एनोड पे इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक। देखिए, देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये आपके दो कैथोड है, ये आपका एनोड है, सॉरी इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब हम ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कॉपर का इलेक्ट्रोड मान लेते हैं ना। तो ये आपका कॉपर का एनोड है और ये कॉपर का ही कैथोड है, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था और ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होते थे, दो अलग अलग हाफ सेल्स होते थे। उसमें एक में एक्चुअल में क्या होता था, हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, दूसरे में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था। ठीक है, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो दो उसके रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस में डिप होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और उनके रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप होते हैं। जैसे देखिए, जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में डिप था और कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट में डिप था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में एक ही सेल है, एक ही सेल है और एक ही तरीके का इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों ही कॉपर के इलेक्ट्रोड है और उसी के रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप किया है। दूसरा, एक्चुअल में उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते थे, इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें एक्चुअल में जो एक्चुअल में एनोड था वो नेगेटिव टर्मिनल था और कैथोड उसमें पॉजिटिव टर्मिनल था। इसमें एक्चुअल में एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक्चुअल में ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस है। दूसरा, एक एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो मैंने आपको बताया था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस की मतलब रिएक्शन हो रही है। तो हम इसको देखते समझते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए, एनोड पे देखते सबसे पहले, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ये कॉपर जो है, ये कॉपर जो है एक्चुअल में एनोड पे कॉपर +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है। मतलब कॉपर +2 की फॉर्म में आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनोड पे क्या होता है, ये सॉलिड कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। अब कैथोड पे क्या होता है, ये आपका जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया,
ये कॉपर +2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है, और सल्फेट आयंस की फॉर्म में रहता है। ये आपका कॉपर +2 इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है और इसकी सरफेस पे जाके फिर से यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड है ये आपका है ना कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसकी सरफेस पे कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो देखिए आपका कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है, जिसमें कॉपर +2 जो है एक्वस सॉल्यूशन का 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन आपके एक ही सेल में हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलिए देखिए सेकंड पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए सबसे पहले माइकल फेराडे ने ये बताया था, माइकल फेराडे ने एक्चुअल में सबसे पहले ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोड पे जो आपका जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कितना चार्ज फ्लो किया गया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है, कितना करंट आप कैरी करेंगे, इसमें कितना करंट पास करेंगे, उसके बेसिस पे जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअल में आपका चार्ज जो है, जितना कितना चार्ज आपने फ्लो किया है ना, तो ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। तो कितनी करंट आपने यहाँ पे पास की है, कितना चार्ज यहाँ पे आपने पास किया है, उसी के मतलब रेशियो में आपका ये सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है, या सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है। अब देखिए माइकल फेराडे ने एक्चुअल में दो आपको, जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि आपने यदि यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, यदि आप यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, ये सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने यहाँ पे फ्लो करवाया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया, तो कितना सोडियम जो है डिपॉजिट होगा, तो 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, या फिर इसको बोलेंगे 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। अब देखिए आपने माइकल फेराडे ने क्या किया था, दो लॉज दिए थे, ठीक है। माइकल फेराडे ने एक्चुअल में 2 लॉज दिए। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअल में अभी मैंने आपको रिपीट किया, वो फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो, ठीक है। जितना चार्ज आप फ्लो करोगे उसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल में वो आपका वेट, उसका अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, आई टी, है ना, Q इजिकल टू आई टी होता है, ठीक है, ये करंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम आई टी भी लिख सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, Z और I और T, ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये आपका करंट है, करंट को आप एम्पियर में लिखेंगे, ये आपका टाइम है, टाइम को आप सेकंड में लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है कि एटॉमिक मास, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास कितना है वो डिवाइडेड बाय 96500, ये एक्चुअल में 96,500 जो है वो एक फेराडे की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपकी फेराडे की वैल्यू लिखी हमने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी जेड की वैल्यू होगी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ जो है उसको हम देखते हैं, सेकंड लॉ जो है उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि एक्चुअल में यदि आप दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्चुअल में एक सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज में आप कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है कि जब उसमें इक्वल अमाउंट का करंट आप फ्लो करवाते हो, इक्वल अमाउंट या गिवन अमाउंट का करंट जब फ्लो करवाते हो, तो एक्चुअल में उसके इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर उसके इलेक्ट्रोड पे उसका जो भार एक्चुअल में जो है वेट या भार जो डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल जो है वो डिपॉजिट होगा। जैसे हमने दो इलेक्ट्रोड को एक्चुअल में सीरीज में हमने क्या किया, सेट कर दिया, सीरीज में लगा दिया और उस पर इक्वल अमाउंट की करंट को फ्लो किया, तो हमारे क्या होगा कि आपके पास में सब्सटेंस 1 इसका वेट जो है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा, ठीक है। और दूसरे जो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा जो आपका सब्सटेंस होगा उसका जो भार डिपॉजिट होगा वो भी उसके इक्विवेलेंट वेट के एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं W1/W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1/इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। अब हम इसकी कुछ इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपका इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड आपने डाल दिए और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप किया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर के है। अब आपने इसमें क्या किया, करंट फ्लो किया, इस इलेक्ट्रोड पे आपने करंट फ्लो की, उस करंट का वैल्यू जो है वो आपका 10 एम्पियर है, ठीक है। ये 10 एम्पियर करंट जो है आपने एक्चुअल में 1 आवर के लिए फ्लो की, तो आपके इस इलेक्ट्रोड पे कितना एक्चुअल में उस सब्सटेंस का मास जो है, वेट जो है वो डिपॉजिट होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको वेट पूछा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोड पे क्या चेंज होगा यही पूछा है कि इस इलेक्ट्रोड पे क्या चेंज होगा, ठीक है, या फिर उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, आप फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। देखिए कैसे, तो W इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था Z/I/T होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास Z की वैल्यू नहीं है लेकिन I और T है, तो Z को आप ऐसे ही रखिए, T आपको करंट जो है 10 एम्पियर है, टाइम जो है वो आपको दे रखा है 1 आवर, 1 आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 आप कर देंगे, ठीक है। तो 1 आवर इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, ये आपका हो गया। अभी Z की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, Z मैंने बताया था एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रांसफर होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाई 96500, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका ट्रांसफर होता है यहाँ पे, कॉपर +2 में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को वो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और रिडक्शन में फिर 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, गेन करता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2, तो ये वैल्यू आपकी Z की आ गई, यहाँ पुट कर देंगे 63.5 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60। अब ये आपका डिपॉजिटेड वेट जो है वो आपको मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए आपके पास में 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ठीक है, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और यहाँ पे आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने इस तरीके से
अरेंज किया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको इस तरीके से अरेंज किया। दोनों एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने सीरीज के अंदर जोड़ दिया, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, और इक्वल करंट जो है इससे फ्लो करवा दिए। अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो आपका Ag का है, ठीक है, सिल्वर का है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कॉपर का है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड आपके इधर Ag के होंगे, और यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो AgNO3 का सॉल्यूशन होगा। अब आप यहाँ पे सेम करंट जो है, सेम अमाउंट की करंट जो है यहाँ से फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्लियर, इनको हमने सीरीज में अरेंज कर दिया। अब आपको ये पूछ रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे जब आप इसको सीरीज में मतलब अरेंज करते हो तो आपको Ag का जो वेट है 1.08 ग्राम जो है Ag डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो Ag का वेट आपको दे रखा है 1.08 ग्राम, ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, Ag के इलेक्ट्रोड पे। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, ठीक है, कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट होगा ये आपसे पूछा है। क्लियर, तो देखिए हम यहाँ पे फेराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, वेट आपको किसका पूछा है, कॉपर का, तो इस तरीके से लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ Ag, ठीक है। अब ये वेट कैसे कितना डिपॉजिट होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर लिखेंगे, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag ये लिखेंगे। अब देखिए वेट ऑफ कॉपर निकालना है, आपको Ag का वेट 1.08 ग्राम दिया है, क्लियर, ये गिवन है। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का एक्चुअल में जो मोलर मास होता है उसमें एक्चुअल में नंबर ऑफ वैलेंसी से आप डिवाइड कर दो। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, कॉपर का एक्चुअल में एटॉमिक मास जो होता है या फिर आपका एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, तो इसमें इसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो देखिए कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है 63.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वैलेंसी 2 है इसकी। अब Ag का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो Ag का मोलर मास या मोलर वेट कितना होता है 108, और इसमें कितनी इसकी वैलेंसी होती है 1 होती है, तो 108/1 ये कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 108/1। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा, कॉपर का आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, वेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो एक्चुअल में ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कौन से मटेरियल जो एक्चुअल में मटेरियल का नेचर क्या है जो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल जो आपका इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिसका भी होता है, जिस इलेक्ट्रोड का होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा है आपका एक्चुअल में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं अपन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं अपने पास में, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के लिए सोर्स या सिंक का काम करता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इनर्ट का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स या सिंक का काम करता है, क्लियर। दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये रिएक्शन में क्या करता है
पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रिएक्शंस में। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, चलिए ये हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl का आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, ये आपका मोल्टन है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका Na+ फॉर्म करेगा और ये आपका Cl- फॉर्म करेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन है, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन है, ये एनोड की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे एनोड पे देखते हैं रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो एनोड पे देखिए, एनोड पे Cl- एनोड पे जाएगा और एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट कर देगा। 2Cl आप लिखिए, और ये 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर देगा और Cl2 की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये एक्चुअल में इसको गैस लिख देते हैं और ये वहाँ से रिलीज हो जाएगा Cl2 की फॉर्म में, क्लियर। एनोड पे आपको Cl2 मिल जाएगी, क्लोरीन मिल जाएगी। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाएगा सोडियम, Na+ कैथोड की तरफ जाएगा और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आपको कैथोड पे क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, एनोड पे आपको Cl2 मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इस मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl लेते हैं, तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, है ना। मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो एक्वस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल में एक्वस कंडीशन में NaCl का जो है वो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, यहाँ पे एक्वस का मतलब इसको वाटर में हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो हम यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एनोड, ठीक है। एनोड पे मैंने आपको बताया था ये Cl जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे एक्चुअल में वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये वाटर है, ये वाटर किस में इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन में, और आपका एक्चुअल में 4H+, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4H+ फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एनोड पे आपके ये ले लेगा, क्लियर, ओके। अब देखिए एनोड पे क्या है, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। एनोड पे ये एक्चुअल में H2O ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो और O2 में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पे क्या होता है, हमने ये लिखा था कैथोड पे ये रिएक्शन, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वाटर का भी एक्चुअल में क्या होता है, ये भी कैथोड पे स्प्लिट होगा और कैथोड पे H2O क्या फॉर्म करेगा, H2O जो वो है H2 + OH- ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2OH। और ये कैथोड पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को ये एक्चुअल में ले लेता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे एक्वस NaCl का करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट Cl2 नहीं मिलके एक्चुअल में O2 मिलता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट होता है O2। और कैथोड पे आपको सोडियम नहीं मिलके हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है, एक्वस कंडीशन में। और आपका मोल्टन कंडीशन में Cl2 एनोड पे और सोडियम कैथोड पे, ठीक है। लेकिन एक्वस कंडीशन में ऑक्सीजन मिलती है इंस्टेड ऑफ Cl2 और आपको हाइड्रोजन मिलता है इंस्टेड ऑफ सोडियम। ये एक्चुअल में ओवर वोल्टेज की वजह से होता है, इसकी वजह से ओवर वोल्टेज की वजह से होता है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अभी हमारे पास एक
एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक और। ये आपका जो है एनोड पे H2SO4 के रिएक्शंस को समझते हैं। ठीक है, एनोड पे H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो वाटर जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4H+ में। ठीक है, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन में मतलब एनोड पे आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। दूसरे आप देखिए, अब देखिए आपका यहाँ पे सल्फेट आयन जो है H2SO4 का सल्फेट आयन वो भी एनोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को ये डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, और ये फॉर्म करेगा H2O8-2, ये फॉर्म करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे डिपॉजिट कर देगा एनोड पे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने एनोड पे डिपॉजिट कर दिए। अब देखिए ये रिएक्शन जो है इसको हम यदि बात करते हैं, यदि कॉन्सनट्रेटेड आप H2SO4 लेते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और डाइल्यूट H2SO4 आप लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें। तो देखिए जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हो मतलब उसमें वाटर आपका नहीं है तो आपको मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, और यदि डाइल्यूट H2SO4 लेते हो तो आपको ये मेन प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी एनोड पे। क्लियर, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में H2O का स्प्लिटिंग होने लगती है एक्वस सॉल्यूशन में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको ऑक्सीजन मिलेगी और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, H2O8 मिलेगा। चलिए ये हो गया अपना प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं कोरोजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल्स होता है। ठीक है, मेटल का एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन होता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल्स। तो देखिए कोरोजन में एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कोरोजन में रस्टिंग आती है। ठीक है, रस्टिंग को भी हम कोरोजन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आयरन जो है वो आपका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। दूसरा है एक्चुअल में सिल्वर, ये आपकी सिल्वर की क्या हो जाती है, टार्निश हो जाता है सिल्वर, तो ये भी कोरोजन के अंदर ही आता है। तो सिल्वर टार्निश होकर क्या बना देगा, आपका सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्चुअल में आपने देखा होगा कि कॉपर पे एक्चुअल में ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ठीक है, ग्रीन कोटिंग, ये कॉपर पे ग्रीन कोटिंग किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। ये कॉपर कार्बोनेट है और ये आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये एक्चुअल में सभी क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। हम इसमें मेनली एक्चुअल में क्या बात करेंगे, रस्टिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे और उसके प्रोटेक्शन के हम तरीके समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो देखिए हमको पता है कि रस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में होती है, मतलब मॉइस्चर की ज़रूरत होती है रस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रस्टिंग रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका मेटल है। ठीक है, ये आयरन है आपका, है ना, तो ये आयरन का आर्टिकल है आपके पास में और ये आयरन की सरफेस है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में ये आपकी ये मॉइस्चर है। ठीक है, इसके ऊपर आपकी मॉइस्चर आ गई, मॉइस्चर में आपका क्या है, ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों है। क्लियर, तो इसको मॉइस्चर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आयरन की रस्टिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से एक्चुअल में आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एक जगह ऐसी है जहाँ से एक्चुअल में जब ये इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जब आयरन के आर्टिकल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन और वाटर दोनों के, तब क्या होता है एक्चुअल में वहाँ से आयरन का मतलब एक जगह से क्या होता है, आयरन
जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस जगह को हम एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट की फॉर्म में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये स्पोर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये स्पोर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें ये आयरन जो है उसका क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर दिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक्चुअल में ये हो रहा है, जिस स्पॉट पे ऐसा हुआ, उस स्पॉट को हम एनोड बोलते हैं। और एनोड पे क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, क्लियर। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे इसको रिसीव करने वाला कोई हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है ऑक्सीजन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है तो वहाँ पे एक्चुअल में रिडक्शन हो जाता है, और उस जगह उस स्पॉट पे उसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ आए, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में इस स्पॉट पे ये इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन आए, ये आपका 4H+ की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ने इसको रिसीव किया इस जगह पे। तो इस जगह पे जब किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। ये रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। तो देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम ECC भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड आपको मिल रहे हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वैसे यहाँ पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को आपको लिख देता हूँ। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है आपकी, आयरन टर्म गया है, आपका आयरन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 4H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रोटॉन की प्रेजेंस में। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, क्लियर। अब यहाँ पे एक सवाल ये है, देखिए इसकी आप ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए पहले कि यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आप इस इलेक्ट्रॉन से कट कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप एडिटिव लिख दीजिए। Fe जो है वो O2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, O2 से रिएक्ट कर रहा है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका, Fe+2 फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे आपको वाटर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 4H+ भी आपको लिखना है, वो मैं भूल गया। यहाँ पे आप इसको 4H+, ये और ये, इसको इस तरफ लिखेंगे, इसको और इसको इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है, ये आपके ओवरऑल रिएक्शन है एनोड और कैथोड की। अब क्या हो रहा है, देखिए ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये 4H+ आए कहाँ से, ये 4H+ मतलब प्रोटॉन कहाँ से आए। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एनवायरनमेंट की CO2 से आए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की CO2 जो होती है ये मॉइस्चर है, इसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। तो ये CO2 जो है वो क्या करती है, आपकी इस मॉइस्चर की वाटर से रिएक्ट करती है, ठीक है। ये CO2 क्या करती है, इससे रिएक्ट करती है, और ये क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पे H2CO3 फॉर्म कर रही है। ये H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ये H2CO3 क्या कर रहा है, आपका H+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है, और HCO3- में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ से ये आपको H+ जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, और ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए इस रिएक्शन को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए CO2 + H2O ये फॉर्म करेगा H2CO3। ये H2CO3 क्या करेगा, आपका H+ में डिसोसिएट हो जाएगा और HCO3- में डिसोसिएट हो जाएगा।
और यहीं से आपको ये H+ मिल जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये Fe+2 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है, मीडियम में आ जाता है। मतलब आपका हार्ड जो आयरन होता है वो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो Fe+2 जो है वो एक्चुअली में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, मतलब एक्वस जो है वो एक्वस कंडीशन में आ जाता है। ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वाटर के साथ मिक्स होकर क्या करता है, ये सरफेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, Fe+2 कहाँ मूव कर रहा है, सरफेस की तरफ, वाटर के साथ में ये सरफेस की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ये सरफेस की तरफ मूव करके क्या कर रहा है, Fe+2 ये आपकी ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये आपका इस मॉइस्चर में क्या है, वाटर है, इन सबसे ये रिएक्ट करता है। क्लियर, और ये यहाँ पे आपका क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक्चुअल में इस जगह पे, ठीक है, ये फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं रस्ट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, Fe+2 जो है वाटर और O2 के साथ में रिएक्ट करके आपका Fe2O3.H2O फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे Fe+2 जो है ऑक्सीजन के साथ में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये Fe+2 का क्या हो जाता है आपका, ये Fe+2 जो है वो आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ठीक है, और आपके वाटर से रिएक्ट करता है और फाइनली ये क्या बनाता है, Fe+3 की फॉर्म में आ जाता है, Fe2O3, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है फर्दर। क्लियर, और वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेरी करते हैं। क्लियर, तो इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यही आपका रस्ट है, यही आपका रस्ट होती है। ठीक है, ये आपकी मैकेनिज्म होगी रस्टिंग की। अब हम पढ़ते हैं इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आयरन के आर्टिकल को, क्योंकि एक्चुअल में एवरी ईयर जो है मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर या फिर मतलब लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, इस रस्टिंग में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो आपके ब्रिज होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपके मतलब जैसे शिप होते हैं, वो सब भी एक्चुअल में रस्टिंग होती है। तो सेलाइन वाटर यदि यहाँ पे उपस्थित रहे, मतलब यदि सेलाइन वाटर प्रेजेंट है तो रस्टिंग फास्ट हो जाती है। सेलाइन वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग फास्ट हो जाती है। तो हमारे शिप और जो जो सी वाटर में होते हैं उनकी बहुत तेज़ी से रस्टिंग होती है। ठीक है, जो ब्रिज होते हैं, जितने बड़े बड़े मतलब आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं उनका, इसीलिए एक्चुअल में वो लॉस हो जाता है बहुत, है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर का। तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, इस बैरियर मेथड में क्या होता है कि ये आपका आयरन का आर्टिकल है। ठीक है, ये आपका आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, या तो ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं या फिर इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। क्लियर, तो ये एक्चुअल में क्या कर देता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से इस आयरन के आर्टिकल को रोक देते हैं। ठीक है, ये पेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, बैरियर मेथड। ठीक है, ये बैरियर का काम करते हैं, मतलब इसको सरफेस को मॉइस्चर से एक्सपोज करने से रोक देते हैं। अब सेकंड देखिए आप, हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। ये हो गया सेकंड मेथड है आपका इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड, तो इलेक्ट्रिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्चुअल में क्या करते हैं कि आप इसके क्रोमियम या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं इसको, क्रोमियम या फिर टिन, इसकी एक्चुअल में क्या करते हैं, इस पर लेयर मतलब डाल देते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल मेथड, मतलब बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर आप क्या करते हैं कि इसकी कोटिंग कर देते हैं, क्रोमियम या फिर टिन की कोटिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि एक्चुअल में वहाँ पे ये एक्चुअल में शाइनी अपीयरेंस भी देती है और लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारी आप देखिए साइकिल वगैरह, बहुत ज़्यादा जो जो यूटेंसिल्स होते हैं वगैरह, उन सब में इसकी एक्चुअल में कोटिंग करते हैं हम, है ना, क्रोमियम की, जिससे क्या होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर एक्चुअल में एक्टिव मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं। एक्टिव मेटल, है ना, जो आयरन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे आप देखिए मैग्नीशियम या फिर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जब जिंक की कोटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, एक्चुअल में
यहाँ पे एक्टिव मेटल है, इसका सेक्रीफाइस हो जाता है, ठीक है। आयरन को बचाने के चक्कर में ये सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए उसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये आपका आयरन का आर्टिकल है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने क्या की, जिंक की कोटिंग कर दी, मतलब गैल्वेनाइजेशन कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जिंक है, ठीक है, ये आपका जिंक है। तो देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम बात करते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो यहाँ पे जिंक का रिडक्शनल पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो आपका होता है -0.76 वोल्ट। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब आपका आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो आपका, देखिए आयरन को ऐसे लिखते हैं, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट होता है, क्लियर। तो जिंक जो है वो नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये जो है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एक्चुअल में रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो आपका आयरन नीचे है और जिंक ऊपर है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिंक का आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक किस में ऑक्सीडाइज होगा, जिंक +2 में, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, और आयरन को इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, क्लियर। आयरन का एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है, इसका इसका आपका नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू है। तो ये यहाँ पे इसका एक्चुअल में कोरोड होना चालू हो जाएगा आपका जिंक। तो इस तरीके से ये जिंक जो है वो आपका कोरोड होगा, ठीक है। ये तब तक कोरोड होगा जब तक कि इसकी सरफेस जो है वो एक्सपोज नहीं हो जाती, क्लियर। तो जब तो इस तरीके से आपका इसी को सैक्रिफिशियल मतलब प्रोटेक्शन बोलते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं टिन का, है ना। तो टिन जो है उसकी भी आप कोटिंग कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, टिन की भी कोटिंग कर सकते हो। तो टिन की कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, टिन का एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टिन का जो होता है वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब मोर पॉजिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू आपका आयरन। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टिन का भी क्या होता है, आपका टिन भी एक्चुअल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो भी मतलब आपका कोरोड होता जाएगा। लेकिन टिन की एक्चुअल में क्या होता है, जब ये वहाँ पे कुछ स्क्रैच लग जाएगा तो टिन और जो सरफेस एक्सपोज हो जाएगी तो टिन का ऑक्सीडेशन रुक के आयरन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टिन का देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप बात करते हैं पहले आयरन की देख लेते हैं। ये आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था 0.44 वोल्ट था, और टिन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका 0.14 वोल्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका नेगेटिव ज़्यादा है आयरन का, तो आयरन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन जब तक ये सरफेस जो है टिन से कोटेड है, क्लियर, जब तक ये सरफेस टिन से कोटेड है तब तक तो टिन का ही मतलब आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसका ही कोरोजन होगा। लेकिन जब टिन का कोरोजन मान लीजिए स्क्रैच लग गया और इस तरीके से कंडीशन हो गई और ये सरफेस जो है आयरन की एक्सपोज हो गई, तब क्या होगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।